हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। और क्लास 9th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे और एक बार देख लेंगे जो टॉपिक्स को हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। चलिए, तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। बच्चों, ये सारे टॉपिक्स हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक, चलिए। तो रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स हमने देख लिए थे कि ड्रॉबैक्स क्या है। यहाँ पर हम पढ़ रहे थे फिर बोर यानी कि नील बोर्स मॉडल, जो एटम का जो मॉडल उन्होंने दिया था उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर उन्होंने अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, जिन्होंने जो रदरफोर्ड के जो ड्रॉबैक्स थे उन पर ही इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। पहला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पर होगा, वो ऑक्यूपाई ओनली स्पेसिफिक डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स। सिर्फ स्पेसिफिक डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स में ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। दूसरी चीज, वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। और जब ये डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स में रह रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो ये एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे। जिसका मतलब क्या है कि अगर ये एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये कंटिन्यू रिवॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों, अगर एनर्जी रेडिएट करेंगे तो यानी कि एक समय के बाद एनर्जी भी खत्म हो जाएगी। एनर्जी खत्म हो जाएगी तो ये गिर करके न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएंगे। न्यूक्लियस के ऊपर अगर ये गिर जाएंगे तो जो हमारा एटम है वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, जबकि एटम तो स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल होता है। ठीक, इसी वजह से तो ये दो मेन पॉस्टुलेट्स थे। अब दीज शेल्स और ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। तो ये जो शेल्स हैं, जैसे एन शेल है, के शेल है, एम शेल है, ये सारे जो शेल्स हैं, ठीक है, इनको बच्चों कहा जाता है ऑर्बिटल्स या एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है। ऑर्बिट्स भी कहा जाता है या एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है। जैसे एन, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल मान लेते हैं, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इस तरीके से। अगला, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स के, एल, एम, एन और द नंबर्स 1 2 3 4। तो इसको के, एल, एम, एन आगे और बढ़ेंगे तो ओ, पी, क्यू, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे जो शेल्स है या एनर्जी लेवल्स इन्हें कहें। अब यहीं पर इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है, यहीं पर इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है, तो यहीं पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक, चलो इतना तो हमने देख लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी 1932 में। अब न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल है, इट हैज नो चार्ज। हम लिख सकते हैं कि कोई चार्ज इसका नहीं है, यानी कि ये कैसा है, न्यूट्रल है। नेक्स्ट, they are seen in the nucleus of all atom except hydrogen। सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ करके ये सारे एटम के न्यूक्लियस में हमें दिखता है। अगला, न्यूट्रॉन हैज अ मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, जो न्यूट्रॉन का मास है वो नियरली प्रोटॉन के मास के इक्वल है। ठीक है बच्चों, हम जानते हैं, हम क्या कह रहे हैं कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो नियरली इक्वल है मास ऑफ न्यूट्रॉन के, और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो बहुत ज्यादा कम है मास ऑफ प्रोटॉन से। इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट करते हैं, कहते हैं कि कैसा है, नेग्लिजिबल है। तो इसीलिए अगर हमें किसी किसी एटम का मास डिटरमाइन करना हो, मास बताना हो, तो मास का फॉर्मूला क्या होगा, जितने उसमें प्रोटॉन्स हैं और जितने उसमें न्यूट्रॉन्स हैं उनका सम अगर हम कर दें तो किसी भी एटम का हम मास निकाल सकते हैं। मान लेते हैं हमें निकालना है कार्बन एटम का मास। ठीक है, अब हम जानते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। एटॉमिक नंबर 6 है, 6 नंबर पे आता है कार्बन। ठीक है, एटॉमिक नंबर है 6। अब कार्बन में जो प्रोटॉन्स है वो भी 6 है, न्यूट्रॉन्स भी 6 हैं, जिस वजह से इसका जो मास है वो कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम किसी का भी मास निकाल सकते हैं। कैसे, सिंपल सा फॉर्मूला है, मास ऑफ एटम इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन।
तो प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन के मास को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास एटम का मास आ जाता है। क्लियर इतना? चलिए इतना नोट कीजिए, इस फॉर्मूले को भी आपको नोट करना है। चलिए, तो किस तरीके से एटम में जो है न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इस तरीके से। जैसे हमें ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इरेज कर लेते हैं। जैसे हमें ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये स्ट्रक्चर जो बीच में है ना, ये बीच में हमें क्या दिख रहा है, ये कुछ क्या है, ये प्रोटॉन, ये है न्यूक्लियस हमारा। क्या है ये बीच में? पूरा न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस में कौन रहता है? जो एटम हमारा है उसका पूरा मास। मास यानी कि प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी। ठीक है, तो ये है प्रोटॉन, ये पर्पल वाला पॉजिटिव चार्ज, ठीक, और ये है हमारा न्यूट्रॉन। जबकि आउटर ये जो ऑर्बिट्स हैं, ये शेल्स हैं, एनर्जी लेवल्स हैं, इनमें कौन रहता है? इनमें रहता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए। बोर एंड बरी प्रपोज द फॉलोइंग रूल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम्स ऑर्बिट। तो एटम के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जो बोर और बरी ने प्रपोज किए हैं, इनको हमें समझना है। अब ये रूल्स क्या क्या है, इनके अकॉर्डिंग ही हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। तो ये हमारा अभी इस क्लास में तो काम आएगा ही, जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th, वहां पर भी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। क्या क्या रूल्स है? पहला है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला 2n²। तो किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे वो हम किससे डिटरमाइन कर सकते हैं? इस फॉर्मूले से, जो कि है 2n², जहां पर n क्या है? ऑर्बिट नंबर और एनर्जी लेवल। ठीक है, ऑर्बिट नंबर और एनर्जी लेवल मान लेते हैं। तो फॉर्मूला है 2n²। देखो, ये हमारा पहला एनर्जी लेवल जो कि है k, ये है दूसरा जो कि l, ये है तीसरा m। मान लेते हैं हमें m का निकालना है कि m में कितने इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो m यानी कि 2 इंटू n कितना है? m में 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। वही n में निकाले अगर हम 2n², 2 इंटू 2², 2 2 जा 4 इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 8। वैसे ही अगर फर्स्ट शेल में निकाले हम 2n², 2 इंटू 1² यानी कि 2 1 जा 2। तो पहले शेल में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2, दूसरे में 8, इसमें 18। इस तरीके से हम किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं ये आसानी से फाइंड कर सकते हैं 2n² से। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो, पहला रूल तो समझ में आया कि कितने इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे किस शेल में, ये हमें कैसे डिटरमाइन करना है 2n² वाले फॉर्मूला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है। अच्छा, सबसे पहले आप देख लो, देखो ये के शेल यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट, 2n² 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18 इलेक्ट्रॉन और एन में 32 एंड सो ऑन। ठीक है, और फिफ्थ में भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम आगे अलग अलग शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं वो हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं। अगला है द आउटर मोस्ट शेल। अगला रूल क्या है? रूल आप ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। द आउटर मोस्ट शेल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। तो जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसमें हम केवल 8 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हैं। मान लीजिए जो ये थर्ड वाला शेल है, अब हमें पता है थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। ठीक है, कितने भर सकते हैं? देखो 1 2 3, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। लिखा हुआ है 18 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल लिखा हुआ है। थर्ड शेल में हम 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो कि ये थर्ड शेल ही आखिरी शेल है, समझ रहे हैं, ये जो थर्ड शेल है वो आखिरी शेल है, तो हम इस आखिरी शेल में कितने भरेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो भी हमारा आउटर मोस्ट शेल होगा उसमें केवल 8 इलेक्ट्रॉन ही भरे जाएंगे। क्लियर है इतना? चलो, मान लेते हैं ये वाला हमारा आउटर शेल है, ये वाला नहीं है, इसमें 18 ही भरेंगे अब हम। ये वाला हमारा आउटर मोस्ट शेल है,
तब तो हम 2 भरेंगे, फिर 8 भरेंगे, फिर 18 भरेंगे, और इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं। तो अब हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमें 32 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल करने, नहीं। अब अगर ये आउटर मोस्ट शेल है तो हमें इसमें 8 इलेक्ट्रॉन ही भरने हैं, इतना अब हमें ध्यान रखना है, ठीक है, कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। अगला, इलेक्ट्रॉन फिल इनर शेल बिफोर मूविंग टू आउटर शेल, दैट इज द शेल आर फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर। और अगला रूल ये है कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे तो ऐसे नहीं पहले डायरेक्ट हमने n में या m में या l में इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, नहीं। सबसे पहले हमें k में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, फिर l में बढ़ना है, फिर m में, फिर n में, फिर o में, फिर p में, फिर आगे इस तरीके से आगे हमें बढ़ते रहना है। क्लियर है इतना? तो इलेक्ट्रॉन्स पहले ऐसे नहीं कि किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू कर दिया, नहीं। पहले हमें K में इलेक्ट्रॉन भरने, फिर L में, फिर M में, फिर N में, फिर O, P, Q, जिसमें भी हमें आगे 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 तक इलेक्ट्रॉन फिल करते रहना है। क्लियर है इतना? चलिए, तो ये हमारे पास है इंपॉर्टेंट रूल्स। अब ये रूल्स आपको नोट करने हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कीमेटिक एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट। तो यहाँ पर फर्स्ट 18 एलिमेंट्स है, ठीक है, जहां पर हमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के बारे में बताया गया है कि कैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। तो आपको सबसे पहले 1 से लेकर के 20 तक के जितने भी हमारे एलिमेंट्स है वो याद कर लेने हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्ग, ठीक है। इस तरीके से सारे आपको याद कर लेने हैं। क्लियर है? चलिए अब सीखते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे की जाएगी। अब देखो, एक बार आप पहले इसको समझ लो, फिर तो आसान हो जाएगा। बात करते हैं नियॉन की। नियॉन, इसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 10, यानी कि इसमें आ सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। तो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा कैसे जाता है, इसको भी समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमारे पास K शेल है, फिर L है, फिर M है, फिर N है। इस तरीके से हमें क्या करना है, इनको डिवाइड, इस तरीके से हम इनको बांट देते हैं। तो पहले K में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। देखो टोटल है इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो K में आ गए, बचे कितने, 8 इलेक्ट्रॉन। L में कितने आते हैं, 8 आते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ गए। ये क्या हो गया, ये हमने इलेक्ट्रॉन पूरे कर दिए, 10 हो गए ना, 8 इसमें 2 इसमें, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। यानी कि यहाँ पर अगर हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये वाला, ये तो हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये है फर्स्ट शेल, ये है सेकंड शेल। तो फर्स्ट शेल में हमारा फर्स्ट और एक सेकंड, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। सेकंड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए हैं। क्लियर? इस तरीके से अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2,8, 2 किसमें, K में, और 8 किसमें, L में। क्लियर इतना? चलो अब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाते हैं। मान लेते हैं कि हमें लेना है सोडियम। अच्छा रूल्स आपको ध्यान है ना, रूल्स में हमने क्या पढ़ा था कि देखो पहले तो 2n² के अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने की, पहले में, दूसरे में, तीसरे में कितना, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट रूल ये था कि जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो थर्ड शेल है, मान लेते हैं अगर किसी में थर्ड शेल आउटर मोस्ट शेल होगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें हमें 18 इलेक्ट्रॉन फिल करने, ना ना बिल्कुल भी नहीं। वहां पर हमें क्या करना है, कोशिश करनी है कि मैक्सिमम हमें सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, ठीक है। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम इसमें फिल नहीं कर सकते। मिनिमम तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। 8 से ज्यादा हम यहाँ पर फिल नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है। तो K L M इस तरीके से अलग अलग शेल है। तो पहले शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ही आते हैं। L में आएंगे
बाकी कितने बचे? 9 इलेक्ट्रॉन। तो क्या 9 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? नहीं, हमें पता है एल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन आ गए एल में। अब बचा एक और इलेक्ट्रॉन, वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? एम में। तो अब आप कहेंगे कि मैम एम में तो 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर आउटर शेल कौन सा है? एम वाला ही है, ठीक है। तो आउटर शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। मिनिमम तो कितने भी भर लो, है ना, 1 2 3 जितने भी हमारे पास है, लेकिन 8 से ज्यादा हम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं भर सकते। क्लियर है इतना? ठीक है, ठीक है। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो पहले शेल में 2 बने हुए हैं, दूसरे में 8, तीसरा शेल बना लेते हैं। तीसरे शेल में एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, ये हो गया हमारा सोडियम। उसका स्ट्रक्चर भी यहाँ पर बना दिया हमने एटॉमिक वाला, कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दी, शेल्स भी देख लिया कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। क्लियर है इतना? चलो अब एक थोड़ा डिफरेंट वाला देखते हैं, जो कि है हमारे पास क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। डिफरेंट तो नहीं है तो ऐसे ही, ठीक है। तो के एल एम शेल्स यहाँ पर है। के शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, एम में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 10 और 7 यहाँ पर आ जाएंगे। देखो 2 प्लस 8 कितने हो गए? 10 प्लस 7 17, टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्लियर? एम वाले शेल में कितने? 7, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्लियर है इतना? चलिए तो बाकी भी आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको इनको लर्न करना है, सीरियल वाइज लर्न करना है, ठीक है, एटॉमिक नंबर के साथ लर्न करना है। और दूसरी चीज आप इनको नोट कर लीजिए जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है। चलिए क्लियर? चलो इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल देखते हैं कि पोटेशियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 19, ठीक है। क्लोरीन 17, आर्गन 18 और पोटेशियम होता है 19, ठीक है। चलो तो पोटेशियम 19, इसका आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? यहाँ पर लिख दो कि के एल एम, इस तरीके से अलग अलग शेल्स, एन ओ पी कुछ भी आ सकता है। तो ये के में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। एम में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चों? देखो एम में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो 18 तो यहाँ पर है नहीं, कितने बच रहे हैं? टोटल 9 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो 9 क्या हम यहाँ पर 9 लिख सकते हैं, है ना। अब तो देखो कंप्लीट हो गया, 8 और 2 10 और 9 19, तो टोटल 19 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पर हमने डाल दिए हैं। लेकिन अब ध्यान की बात, सोचने वाली बात ये है कि जब हमने रूल्स पढ़े हैं तो रूल्स में क्या है? देखो 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, तो ये आउटर मोस्ट शेल बन गया है, सबसे बाहर वाला शेल बन गया है। तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, तो 9 नहीं आ सकते, तो यहाँ पर कितने आएगा? 8 ही इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। अब कितना बच गया? एक एक इलेक्ट्रॉन हमारा एन वाले शेल में आ जाएगा। तो ऐसा हमारा इसका कुछ जो है स्ट्रक्चर बनेगा। ये आ गया न्यूक्लियस, ये आ गया के शेल, एम शेल, एल शेल, के एल एम, और ये हो गया एन वाला शेल। देखो के में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, एम में हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा यहाँ पर हो गए 2 के में, और यहाँ पर 2 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, और आउटर शेल में हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पहले जो के शेल है, के में हो गया, ये देखो ये वाला है के शेल, के में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। एल शेल, एल में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। एम शेल, एम में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। और ये वाला है एन शेल, एन में हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका बनेगा। क्लियर है? चलिए तो अब आपको सारे स्ट्रक्चर्स बनाने आ गए होंगे, समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स है, उनके सिंबल है, उनमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितने प्रोटॉन्स है, कितने शेल्स हैं, क्या वैलेंसी, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। चलिए तो देख लीजिए, आर्गन तक हमारे ये 18 एटॉमिक 18 एलिमेंट्स है। इनके एटॉमिक नंबर ऐसे सीरियल वाइज 18 यहाँ तक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम है जो इनका एटॉमिक नंबर है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है जो इनका एटॉमिक नंबर है। थोड़ा सा न्यूट्रॉन्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो
अब जैसे पहला है तो सिर्फ K शेल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। आपको इस वाले पोर्शन पर ध्यान देना है ज्यादा, क्योंकि यहाँ तक तो सारा सेम ही है, ठीक है। यहाँ तक समझने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जितना जैसे कोई इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट हमारे पास है तो उसका जो एटॉमिक नंबर है उतने ही उसमें प्रोटॉन्स होंगे। मान लीजिए किसी का एटॉमिक नंबर है 32, तो उतने ही उसमें प्रोटॉन्स होंगे, उतने उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर वो कैसा है, न्यूट्रल है। जैसे कि बात करते हैं सोडियम की और सोडियम पॉजिटिव की, क्लोरीन की और क्लोरीन नेगेटिव की। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो इस सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इस सोडियम का भी एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है, क्लियर। इस सोडियम में अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो इस सोडियम में 11 प्रोटॉन है, इस सोडियम में भी 11 ही प्रोटॉन है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इस सोडियम में तो 11 ही इलेक्ट्रॉन है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं एक न्यूट्रल स्पेशी में। न्यूट्रल यानी कि जिसमें कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, वो हमारी न्यूट्रल स्पेशी होगी, ठीक है। चलो अब इस वाले सोडियम में इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो क्या यहाँ पर भी 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे? नहीं, यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर है एक पॉजिटिव चार्ज। अब एक पॉजिटिव चार्ज से क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया यानी कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, का क्या मतलब है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कम हो गया, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये डिफरेंस आ जाता है। प्रोटॉन में डिफरेंस नहीं आता, डिफरेंस आता है इलेक्ट्रॉन में, क्लियर है। जैसे क्लोरीन का देख लो एग्जांपल, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इस क्लोरीन का भी 17 है। प्रोटॉन की बात करें तो इस क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन है, इस क्लोरीन के पास भी 17 ही प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस क्लोरीन के पास है एक नेगेटिव चार्ज। 17 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे इस पे, इसके पास भी, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब इसने किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, या किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है, या किसी ने इसे इलेक्ट्रॉन दिया है। हर केस में इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा यानी कि 17 तो पहले से थे ही, एक और इसने ले लिया है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गए। अब कहीं पॉजिटिव वालों में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, नेगेटिव वालों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। नेगेटिव होना यानी कि किसी से इलेक्ट्रॉन लेना, तो हम किससे कोई चीज लेते हैं, माना बात हमारे पास 5 टॉफी है, तो हमने किसी से एक टॉफी और ले ली, हमारे पास तो 6 हो गई। लेकिन जिसने हमें टॉफी दी उसके पास अगर 5 टॉफी थी तो उसने तो हमें दे दी है, उसके पास अब कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। तो वही पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क है। नेगेटिव मतलब, अच्छा नेगेटिव का मतलब आप माइनस मत समझ लेना कि 17 में से एक माइनस कर लेंगे, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। नेगेटिव का मतलब और पॉजिटिव का मतलब आप कैसे याद कर सकते हो, पॉजिटिव मतलब जो इंसान पॉजिटिव है, जो दूसरों को देता है वो पॉजिटिव है। दूसरों को देना यानी कि खुद के पास कमी होना, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन कैसा है, नेगेटिव है, एक नेगेटिव व्यक्ति जो दूसरों से हमेशा लेता रहता है, ठीक। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। इतना क्लियर है? तो आपको याद करने की जरूरत, अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है तो आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स याद करने की जरूरत नहीं है कि कितने प्रोटॉन्स होंगे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जितने एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, एक न्यूट्रल स्पेशी में, ठीक है। न्यूट्रल यानी कि जिसमें कोई चार्ज नहीं है, जैसे यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, और यहाँ पर भी जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं इन पर भी कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। क्लियर इतना? चलो तो देखो, जैसे फास्फोरस को देखते हैं। फास्फोरस एटॉमिक नंबर है 15, तो देखो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, हो गए टोटल 15 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल हो गए। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अलग अलग शेल्स में। तो आप भी कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को, जैसे और आर्गन का देख लो, 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, फिर दूसरे में 8 और तीसरे में भी 8। अब देखो किसी में भी आपको 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे हमारे लास्ट वाले शेल में। क्लियर इतना? चलो अब वैलेंसी की बात करते हैं। वैलेंसी होती क्या है, अब ये वैलेंसी किसी की 1 आ रही है, किसी की 0 आ रही है, किसी की 1 आ रही है, किसी की 2 3 4 1 0 1 0, किसी की 3 5 भी आ रही है। ऐसे कैसे आ रही है वैलेंसी? तो मतलब क्या है, वैलेंसी का मतलब क्या है बच्चों, कि किसी एलिमेंट ने या किसी एटम ने
कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी से लिए हैं या किसी को दिए हैं या किसी के साथ शेयर किए हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब क्या है कि जो ये हमारा आउटर शेल है वहां पर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, हीलियम को छोड़ करके, हीलियम में क्योंकि 2 है तो 2 में ही वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, ठीक है, हीलियम को छोड़ करके, क्योंकि हीलियम 2 में ही स्टेबल हो जाता है, ड्यूप्लेट स्टेट में वो स्टेबल होता है। लेकिन बच्चों जितने भी हमारे पास एलिमेंट है उनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ताकि वो क्या हो सके, स्टेबल हो सके। अब हर एटम क्या चाहता है, स्टेबल होना चाहता है ना, स्टेबल हुआ रहेगा, अपनी लो एनर्जी में रहना चाहता है, कोई भी एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहना चाहता या अनस्टेबल नहीं रहना चाहता। हर एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है, हर कोई लाइफ में स्टेबल होना चाहता है। वैसे ही हमारे जो एलिमेंट्स है, एटम्स है, वो भी स्टेबल होना चाहते हैं। तो इस स्टेबिलिटी के लिए उनका जो आउटर शेल है वो कैसा होना चाहिए, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। जैसे आप आर्गन में देख पा रहे हो, आर्गन में आपको क्या दिख रहा है कि इसका जो आउटर वाला शेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। सिर्फ आर्गन ही नहीं, आर्गन के अलावा, वैसे तो आर्गन के अलावा आपको किसी और का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं दिख रहा यहाँ पर, लेकिन अगर हम पूरी पीरियोडिक टेबल की बात करें उसमें जो हमारे नोबल गैसेस हैं या जिन्हें इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है वो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सारे, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सारे हमारे नोबल गैसेस हैं या इनर्ट गैसेस हैं। इन सभी का ऑक्टेट हमेशा क्या रहता है, कंप्लीट रहता है। इसीलिए कैसे रहते हैं, हमेशा स्टेबल रहते हैं। ठीक है, तो हर एलिमेंट स्टेबल या हर एटम जो है स्टेबल होना चाहता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। तो वैलेंसी का मतलब क्या है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई एटम या एलिमेंट किसी से डोनेट करता है या किसी को या रिलीज करता है या किसी को देता है, ठीक है, या किसी से एक्सेप्ट करता है या शेयर करता है, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहे जाते हैं, उनकी वैलेंसी कही जाती है। क्लियर है इतना? चलिए वैलेंसी को आगे डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।